तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख आयोग, जो कि इंडियन पॉलिटी का ही एक हिस्सा है। और हमने इसमें 3 आयोग पढ़ रखे थे, जिसमें हमने भारत निर्वाचन आयोग भी पढ़ लिया था, राज्य निर्वाचन आयोग भी पढ़ लिया था साथ में। उसके बाद हमने यूपीएससी को पढ़ा था, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को भी पढ़ लिया था। अब इसके ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बचा था, वित्त आयोग बचा था, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और आपका क्या बचा था, पिछड़ा वर्ग आयोग। ये वाले आपके आयोग आपके क्या थे, बचे हुए थे। तो इनको पढ़ना है। अब ये जो आपके जो बचे हुए हैं 5 आपके यहाँ से, ये वाले ये हम आज इसी एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। और फिर हम अगली किसी क्लास में ये वाले आयोग लेके आएंगे। जहाँ तक होगा एक ही क्लास या 2 क्लास में ये सारे आयोग में लेके आऊँगा और बहुत जल्द इसको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद नीति आयोग को पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो भारत के संविधान संशोधन हैं, कितने संविधान संशोधन हुए हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की एक क्लास लाऊंगा। बस पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि ये अगर आप लोगों ने अभी तक संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लास हमारी नहीं देखी है तो वो जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने वो क्लासें कंप्लीट करा दी हैं और बहुत अच्छे वे में हमने उनको कंप्लीट किया है। तो वो आप देखिए जाके। आपको इतिहास अगर कभी भी समझने में कोई दिक्कत हुई है तो यहाँ से आप पढ़िए जाके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने इस इतिहास की क्लासों की मैराथन क्लास भी बना रखी हैं, तो आप चाहें तो मैराथन क्लास के जरिए, जैसे कि मैंने संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास की एक मैराथन क्लास बनाई है जो 11 से 12 घंटे की है, जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट आपका क्या है, प्राचीन भारत आपको पढ़ने को मिलता है। उसके बाद हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की भी एक संपूर्ण आपकी क्या है, मैराथन बनाई है। तो इसमें आपको 9 घंटे में क्या है, पूरी आपको मिल जाती है पढ़ने को मिडाइवल हिस्ट्री। उसके बाद हमने 2 क्लासें और बनाई हैं जो कि हमारे संपूर्ण आधुनिक इतिहास पे आधारित हैं, जिसमें हमने 2 क्लासें लिए हैं और 6.5 घंटे की, एक 8 घंटे की है, एक 6.5 घंटे की है, और 2 क्लासें इसकी मैंने बनाई हैं। तो इसमें आप संपूर्ण जो आधुनिक इतिहास है कवर कर पाएंगे। अगर कुल मिला के कहा जाए कि ये 4 क्लासें आप देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। और फिर हमने संपूर्ण भारतीय भूगोल की भी क्लासें बना रखी हैं, जिसमें मैंने इनकी 2 मैराथन्स भी बना दी हैं। आप चाहें तो मैराथन से देख लीजिए, चाहें आप उनकी क्लास चैप्टर वाइज देख लीजिए। 24 क्लासें हैं, लगभग 12 घंटे की क्लासें हैं। आप उनमें क्या देखेंगे कि इन 24 क्लासों में, यानी इन 12 घंटों में संपूर्ण भूगोल को बहुत अच्छे वे में पढ़ने की कोशिश की गई है और बहुत कम टाइम में आपको संपूर्ण भारतीय भूगोल पढ़ने को मिल जाएगा। अब हम संपूर्ण भारतीय भूगोल के बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसकी भी क्लास लाने को हैं, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगी बाद में, लेकिन अभी आप तब तक के लिए ये देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने आपको बताया क्या है, हमें अपने आयोग पढ़ने हैं। तो आयोग को हम जब पढ़ेंगे तो हमने बताया कि हमको 3 तो आयोग हम पढ़ चुके हैं, और हमारा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। उसके बाद हमारा फाइनेंस कमीशन है, एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, ये हमको पढ़ने हैं। तो हम शुरू करते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, जिसको कैग बोला जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसकी इंग्लिश में इसको ऐसे ही बोलते हैं, या इसको सिंपल में बोलते हैं तो CAG बोल देते हैं। CAG बोले तो कैग बोलते हैं। कैग का मतलब ही होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे, इसकी जानकारी लेंगे कि ये कब से आया था, कब इसकी स्थापना हुई, किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई, इसका क्या प्रभाव रहता है आपके संविधान पे, ये हमारे संविधान के लिए कितना इम्पोर्टेंट पद है। ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसको क्यों मतलब इसमें रखा गया है, आखिर ये करता क्या है, इसके कार्यों की भी चर्चा करेंगे। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका वेतन कौन देता है, सारी बातें इसमें चर्चा करेंगे। कैसे? परिचय से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है,
ये संविधान के भाग 5 में दिया गया है और अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक इसकी जानकारी हमको मिलती है। वैसे तो मैंने इसकी जो डिटेलिंग पढ़ी थी वो आर्टिकल 22 पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको सिंपल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ इतना बताता हूं कि 148 से लेके 151 आर्टिकल तक इसका क्या है जिक्र मिलता है। मैं इसकी सीधी फिलॉसफी पे आऊँगा, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ यहाँ से बनते हैं कि ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो 148 से लेके 151 तक इसकी जानकारी मिलती है। और अगर सिर्फ और सिर्फ कैग की बात करें तो वो 148 में मिलता है। अब ये जो कैग है इसकी सामान्य चर्चा करने से पहले एक बार और समझ लेते हैं। ये जो कोने पे मैंने लिख के लाया हूँ इसमें क्या लिखा है। ये जो कैग होता है ना, ये जनता के धन का रक्षक होता है और सबसे महत्व का पद इसको बताया गया है। क्या बताया गया है? ये सबसे महत्व का पद है। मैं बात भी करूंगा कि किन्होंने इसके बारे में ऐसा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके बारे में बोलते हैं कि भारत के संविधान में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट पद है तो वो कैग का है, वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का है। और भी पदों की बात करते हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग की भी बात करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात करते हैं, लेकिन इस पद को वो बहुत इम्पोर्टेंट पद मानते हैं और इसकी सामान्य चर्चा करते हैं। तो कैग का जो पद है वो आपको जो भारत शासन अधिनियम है ना 1935, वहाँ से आपको इसकी देखने को मिलता है। मतलब सर क्या हुआ, वहीं से इस अधिनियम में इसकी जानकारी मिलती है कि भारत में एक कैग है और उस अधिनियम से ही हमारे संविधान में इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। वर्तमान में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब इसको जो ये 1935 के अधिनियम में दिया गया था, तब इसको उठा के कहाँ पे रख दिया था, हमारे संविधान में इसको ले लिया गया था। मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि ये जो कैग का पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। सीधी सीधी बात ये है। अब इसकी पद की प्रकृति कैसी है, मतलब ये पद कैसा है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, कैसा है? तो ये एक पद ऐसा है, ये स्वतंत्र पद है। मतलब सर, मतलब ये हुआ जैसे कि हमने देखा निर्वाचन आयोग आपका स्वतंत्र है, आपका क्या है जुडिशरी सिस्टम पूरा का पूरा क्या है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में कैग का पद स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, तो ये स्वतंत्र पद है और ये संवैधानिक निकाय है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जिक्र संविधान में मिलता है और संविधान में जिस चीज़ का जिक्र मिलता है उसका जिक्र किसी न किसी आर्टिकल में अगर मिलता है तभी वो संवैधानिक होता है। और इसका तो जिक्र हमको 148 से 151 तक दिया गया है, तो ये तो संवैधानिक हुआ। अब बात करते हैं कि जो हमारे सबसे पहले कैग थे वो कौन थे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रथम कैग थे वो कौन थे? बी नरहरि राव थे। मतलब जब हमारा ये कैग का पद आया था संविधान में, उस टाइम पे सबसे पहले कैग कौन बने थे? तो वो बी नरहरि राव बने थे। और वर्तमान में जो कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जहाँ तक मुझे पता है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। 14वें कैग हैं और ये 2020 से अब तक बने हुए हैं। फिलहाल एक बार आप इसको वर्तमान वाले को चेक भी कर लेना, क्योंकि मुझे जो डाटा मुझे पता था वो मैंने इसमें लिख दिया है। मैंने करंट अफेयर से इसको मिला के नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू है तो मैंने वही लिख लिया है। लेकिन वर्तमान तो आपको वैसे भी पता ही होना चाहिए कि कौन है। प्रमुख कार्य इसके क्या हैं? इस कैग के कार्य क्या हैं? देखिए, इसका जो कार्य होता है ना, केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन की निगरानी करना होता है। मतलब सर, मतलब ये हुआ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये जो भी वित्तीय लेखा जोखा करती हैं, मतलब जितने भी इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, कहीं से पैसा निकालना है, कहीं पैसा लगाना है, किसी भी कार्य में कोई भी खर्चा कर रहे हैं ना, ये राज्य सरकार या और ये आपके संघ सरकार कहीं भी कोई पैसा खर्च करते हैं, उनकी जांच तो कोई ना कोई तो करता ही होगा ना। तो वो कौन करता है? वो आपका ये कैग करता है। पूरा का पूरा ब्यौरा बना के देता है, पूरी की पूरी छानबीन करता है, आपने कौन सा पैसा कहाँ पे ख़त्म किया, क्या ये जो जनता का पैसा ये सही जगह पे यूज हुआ है या नहीं हुआ है, सारी जानकारी, सारी मतलब ऑडिटिंग ये करता है, पूरी निगरानी करता है, पूरी जांच करता है। सीधे सीधे बोले तो सरकार के आय और व्यय की देखरेख करना इसका पहला कर्तव्य होता है। मतलब सरकार
जो पैसा सरकार कहाँ से कमाती है, सरकार की जो आय है वो कहाँ से होती है, वो जनता से होती है, टैक्स वगैरह से। तो आय और फिर वो सरकार कहाँ खर्च कर रही है, जनता पे खर्च कर रही है, सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी जानकारी रखना। ये कैग इसकी क्या करता है, ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग बोले तो जांच करता है, एक तरीके से पूरी की पूरी स्क्रूटनी करता है, छानबीन करता है कि कहाँ पे पैसा ख़त्म हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये जनता के धन का रक्षक बोला गया है कैग को, क्योंकि सारा का सारा धन तो जनता का ही है। ओबियसली अगर देखा जाए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी देखा जाए। अब जो कैग है इसका मुख्यालय सर कहाँ है? सर इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। चलो वो तो पता है सर, नई दिल्ली में ही होते हैं ज़्यादातर मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय सर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये जो है कैग ये सबसे महत्व का पद है। जैसे कि सार्वजनिक जो लोकतंत्र व्यवस्था है ना, लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ पद ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र व्यवस्था में। जैसे कि निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। UPSC का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है निर्वाचन आयोग के लिए। तो ये सारे पद जिस तरह से हैं उसी तरह से आपका कैग का पद भी क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ तक की अगर बात आपको समझ में आई है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो क्लास को लाइक कर दें और लाइक करके आगे बढ़ते हुए चलें और हम भी आगे को बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, इसके कार्यकाल के बारे में बात करेंगे और जो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी बात करेंगे। कैग की नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो कैग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पद है, लेकिन मैंने जब आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया होगा तो मैंने बताया भी होगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति बहुत से सारे पदों की नियुक्ति करता है। तो कैग की जो नियुक्ति है उसका कार्यकाल है, कौन करता है? देखिए यहाँ पे लिखा है नियुक्ति। क्या लिखा है यहाँ पे? नियुक्ति लिखा है। एक मिनट ये रहा। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है प्रधानमंत्री जी की, उसकी सलाह से करता है। शपथ भी इसको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसका जो वेतन है सर वो कौन डिसाइड करता है? इसका जो वेतन है सर वो संसद द्वारा निर्धारित होता है और भारत की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। क्या है? भारत की जो संचित निधि है उससे इसका क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। और इसका जो वेतन होता है वो 2,50,000 इसका क्या होता है? वेतन होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। और ये कोई भी इसके जो वेतन हैं, इसकी जो भी इसकी सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, मतलब जो वेतन और भत्ते होते हैं, जो भी सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं, उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब अगर किसी कैग के लिए मतलब ये 2.5 लाख वेतन तय हो गया है तो अब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि इसका कम किया जाए। कोई भी अलाभकारी बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसका लाभ को कम कर दिया जाए। और इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो इसका 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, या फिर 65 वर्ष आपका इसका कार्यकाल होता है। सर 6 वर्ष और 65 वर्ष ये क्या मतलब हुआ? किसी ने अगर आज ज्वाइन किया है तो वो आज से 6 वर्ष तक अपना क्या है कैग के पद पे रहेगा, या फिर जब उसने आज ज्वाइन किया है अगर उसकी अगले साल 65 वर्ष आयु हो जाती है तो फिर उसको 65 वर्ष की आयु तक उसको छोड़ देना पड़ेगा। ये इसका कार्यकाल का मतलब हुआ। अब त्याग पत्र की देख लें तो जो इसकी नियुक्ति करता है, जो इसको शपथ दिलाता है, वही इसका त्याग पत्र भी स्वीकार करता है। मतलब कैग अगर चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति जी को देगा। क्या सर कैग को हटाया भी जा सकता है? आपने तो बताया ये सर बड़ा ही स्वतंत्र पद है, तो इसको हटाया भी जा सकता है क्या सर? हाँ, हटाया तो जा सकता है, लेकिन इसको हटाया जाता नहीं है। क्या कहा मैंने? कि इसको हटाया तो जा सकता है लेकिन इसको हटाया जाता नहीं है। क्यों नहीं हटाया जाता है? क्योंकि इसकी भी प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है हटाने की। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, बिल्कुल सेम टू सेम आपकी इसकी भी वही प्रक्रिया इसको हटाने की होती है। तो इसको हटाया जाता ही नहीं है ज़्यादातर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या इसको हटाया जा सकता है तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी प्रक्रिया होती है। इस पे क्या देखा जाएगा? इसने कोई दुर्व्यवहार किया है या कोई इसमें अयोग्यता पाई गई है,
तब जाके इसको हटाया जा सकता है। तो ये इसकी क्या है, हटाए जाने की भी कुछ कंडीशंस हैं। और इसको अगर हटाया भी जाएगा तो जज के समान हटाया जाएगा। जज के समान क्या होता है, दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कैसे हटाया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज वाली क्लास देखिए जाके। मैंने उसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे इसको भी हटाया जाता है। कैग की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। क्या कैग का पद वाकई स्वतंत्र है? संविधान में तो लिखा है इसका पद स्वतंत्र है, तो इसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। जहाँ यहाँ पे लिखा है कि इसका जो कार्यकाल है ना वो सिर्फ बड़ा ही सुरक्षित होता है, मतलब उसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, उससे पहले उसको नहीं हटाया जा सकता। हटाया जा सकता है लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसको हटाया ही नहीं जाता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य नहीं करता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन अपनी मर्जी से इसको हटा नहीं सकता है, यानी कि इसका पद क्या है, स्वतंत्र है। इसके पद को क्या है, इसी बात से स्वतंत्रता मिलती है। और क्या लिखा है, इसके वेतन है, पेंशन है, छुट्टी है, या ये अनुपस्थित है या कहीं कार्य कर रहा है, मतलब कार्य में भी है या अनुपस्थित है, कुछ भी है, निवृत्त हो गया है, तो भी इसके लिए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब इसके जो वेतन भत्ते में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है, चाहे वो छुट्टी पे हो, चाहे वो अनुपस्थित हो, चाहे वो बीमार हो, उसमें किसी भी कार्य में, मतलब किसी भी लाभ में कटौती नहीं की जा सकती है। और अपना पद छोड़ने के बाद वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या कैग अपना पद, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कैग बना हुआ है, अब वो 6 वर्ष के बाद कैग के पद से हट जाएगा, लेकिन क्या कैग जब वो बना हुआ है तो क्या वो दोबारा किसी भी पद पे पहुंच सकता है? क्या केंद्रीय राज्य सरकार के किसी भी पद को क्या वो ग्रहण कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है, किसी भी सार्वजनिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं और इसीलिए इसका पद बड़ा ही स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसके उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब कैग के कार्य क्या हैं? कैग के जो भी कार्य है ना, वो आपके एक अधिनियम है 1971 का। उस 1971 के अधिनियम में कैग के कुछ कार्य दर्शाए गए हैं। कैग के जो कार्य हैं वो 1971 के अधिनियम में दिखाए गए हैं। और वो कार्य क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है, ब्रैकेट में बोले तो बॉक्स में लिखा है, वह केंद्र और राज्य के सभी व्यय लेखाओं की जांच करेगा। मतलब केंद्र और सरकार है, राज्य सरकार है, कहाँ पे कौन सा पैसा खर्च कर रहे हैं, इसकी जांच करेगा। हालांकि ये बात मैंने पहले भी पिछली स्लाइड में बोल रखी है, वो केंद्र और राज्य सरकार के सभी आय व्यय की जांच करता है। और ये जो व्यय हैं, ये व्यय होते कहाँ से हैं? मतलब कोई भी केंद्र है, राज्य कहाँ से व्यय करेगा? तो संचित निधि से व्यय करता है, लोक लेखा निधि से व्यय करता है, आकस्मिकता निधि से व्यय करता है। तो इन पे पूरी जांच कौन करेगा? इनकी जांच कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा कि क्या इन्होंने संचित निधि से जो पैसा निकाला है या आकस्मिक निधि से जो पैसा लिया है या लोक लेखा निधि से जो पैसा लिया है वो सही जगह इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, इसकी जांच कैग करता है। और कैग जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर स्थानीय निकायों की भी जांच करता है। स्थानीय निकाय कहाँ कहाँ पे कौन सा पैसा ख़त्म कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सारी चीज़ वो भी ये चेक कर सकता है। लेकिन उसके लिए राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को इससे कहना पड़ता है, तब जाके ये चेक करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है। जब तक वो लोग कहते नहीं हैं तब तक ये नहीं करता है। तो ये भी इसकी एक पावर है, उनके कहने पे ही करता है, वैसे ये नहीं करता है। वो सिर्फ इन चीज़ों की चेकिंग करता है जो केंद्र और राज्य के अंतर्गत आती हैं। किसी भी सरकारी कंपनी की ऑडिटिंग कर सकता है। केंद्र या राज्य के अधीन अगर कोई भी ऐसी सरकारी संस्था है, कोई भी सरकारी कॉरपोरेशन है जिसको केंद्र या राज्य के द्वारा वित्त पोषित होता है, मतलब सरकार उसको फंडिंग कर रही है, तो उसकी भी जांच आपका कौन कर सकता है? ये कैग कर सकता है। तो कैग का पद बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और इसको आप याद रखना। सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आगे कुछ और चीज़ें हैं कैग के बारे में। एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके सामने एक चीज़ निकल के आई है। क्या है? कैग का जो एक आर्टिकल है 279, इसमें लिखा है ये शुद्ध आय की गणना भी ये कर सकता है। शुद्ध आय की गणना मतलब
भारत सरकार ने कितना कमाया है और कितना शुद्ध आय उसमें से कमाया है, इसकी भी गणना कैग कर सकता है। जैसे कि शुद्ध आय की गणना क्या होता है, जैसे कि उसमें जो कर टैक्स मिला यही तो आपकी आय हुई है, जिसमें संग्रहण की लागत शामिल ना हो, मतलब जो उसमें खर्चे वगैरह हुए हों तो वो उनको हटा के शुद्ध आय उसकी निकाली जाती है। मतलब कि मान लिया कि मान लिया कुछ भी है, 1,000 रुपये मान लिया कि हमने क्या किया, खर्च किया है, 1,000 रुपये क्या किया है, लागत थी, तो इसको निकाल के ये खर्चे हटा के उसके बाद जो इस पे टैक्स हमको प्राप्त हुए हैं, जो भी इस पे प्राप्त हुए हैं, जो भी प्राप्तियां हमको मिली हैं, बस उनको देखा जाएगा, बस वही शुद्ध आय हमारी मानी जाएगी। और इसका कैग क्या करता है, इसका प्रमाण पत्र भी देता है। कैग क्या करता है, इसका प्रमाण पत्र भी देता है। और इसका जो प्रमाण पत्र है, इसका जो प्रमाणीकरण है, इसका जो प्रमाणन है, वो अंतिम प्रमाणन होता है। मतलब कैग ने अगर एक बार प्रमाणित कर दिया कि आपकी ये जो आपकी शुद्ध आय है ना सर, जो भी आपकी शुद्ध आय है ना वो सर ये है, अगर कैग ने ऐसा कह दिया कि आपकी शुद्ध आय ये है, तो मतलब यही है, क्योंकि उसका प्रमाणन अंतिम होता है, वो इसका सर्टिफिकेट भी देता है। तो कैग का बड़ा ही मामला हार्ड है, कैग बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। अब कैग की जो रिपोर्ट है, कैग ये सारे काम करता है, पूरी की पूरी रिपोर्टिंग तो बनाता ही होगा। जब वो जांच करता है, ऑडिटिंग करता है, कहाँ पे खर्चा हुआ है, सारी चीज़ कहीं ना कहीं तो नोट डाउन करता होगा। जब वो जांच कर रहा है तो वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, और वो जो पूरी रिपोर्ट बनती है वो कहाँ उसको देनी होती है, संसद में जमा करनी होती है। संसद में वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में क्या कराता है, प्रतिवर्ष अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट देता है, जिस पर संसद अपना क्या करती है, बाद में विचार विमर्श करती है और स्क्रूटनी वगैरह करती है। लेकिन वो अपनी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति के जरिए संसद में पहुंचाता है। और अगर स्टेट की किसी भी स्क्रूटनी करता है तो राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानमंडल में उसको पहुंचाता है। तो ये इसकी क्या है, रिपोर्ट है। अब ये हमने देख लिया कैग के बारे में। वैसे तो ये जो कैग है ना, मैंने जिससे पढ़ा है उसने करीब ये 2-2.5 घंटे में मुझे पढ़ाया था। मतलब पढ़ाया नहीं था, मैंने उससे पढ़ा ही नहीं था, बल्कि बात मैंने उसकी क्लास को देखा जाके, तो 2-2.5 घंटे की क्लास उसकी मुझे दिखी, मैंने उसकी क्लास ही नहीं देखी। और मैंने उसके क्या बोला, मैंने उसके नोट्स देख लिए उसी क्लास के, सीधे सीधे वहीं से मैंने इसको कट कॉपी पेस्ट ले लिया। तो मैंने, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी थी, मैंने कहाँ 2.5 घंटे बर्बाद करूँ। तो और मैंने ये आपको कितने 22 मिनट में ये सारी प्रक्रिया आपको समझा दी है। मतलब 2.5 घंटे की चीज़ आपको 22 मिनट में समझा दी है, और वो भी इतने विद सेटिस्फेक्शन से। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से बच भी नहीं सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो एक अगले आयोग की बात करते हैं, वित्त आयोग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, वित्त आयोग। ये वित्त आयोग, शायद मैंने इसकी एक ही स्लाइड बनाई है, लेकिन जहाँ से मैंने देखा है, जहाँ से मैंने इसको लिया है, उसने 4-5 स्लाइडों में इसके बारे में ताम झाम चीज़ें लिख रखी थी। ताम झाम चीज़ें बोले तो यही चीज़ें लिख रखी थी, लेकिन बड़े ही विस्तारित फॉर्म में लिख रखी थी। मैंने उनको वहाँ से शॉर्ट करके यहाँ पे लेके आया हूँ। अब वित्त आयोग, जिसको फाइनेंस कमीशन बोला जाता है, देखिए जो भी मैं कमीशंस पढ़ा रहा हूँ ये संवैधानिक कमीशंस हैं, मतलब इनका संविधान में जिक्र है। तो इन कमीशंस को क्या है सर, आप इनके आर्टिकल जरूर याद करना। जैसे कि इसका जो आर्टिकल है 280 आर्टिकल है, और भाग आपका क्या है, 12 है। तो वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में जानकारी मिलती है, और क्या है, भाग 12 में क्या है ये दिया हुआ है। अभी हमने पीछे एक आर्टिकल की बात की थी 279, जिसमें कैग क्या कर रहा था, शुद्ध आय की जानकारी के बारे में बात कर रहा था। और उसके अगला ही वाला आर्टिकल आपका क्या है, वित्त आयोग का आर्टिकल 280। तो ये भी इस तरह से आप लिंक करके भी याद कर सकते हैं। और इस आयोग का जो गठन हुआ था ना, किसका, वित्त आयोग का जो गठन हुआ था सर, वो आपका 1951 में हुआ था। आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और ये जो है ये अर्ध न्यायिक संस्था है। ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसा आयोग है जिसको अर्ध न्यायिक संस्था भी बोला जाता है। मतलब इसमें न्याय की भी पावर रखता है क्या सर, बिल्कुल रखता है, तभी तो इसको अर्ध न्यायिक बोला गया है। ये कानून बनाने की शक्ति तो रखता है, लेकिन न्याय करने की शक्ति नहीं रखता है। मतलब न्याय से संबंधित कोई कानून तो बना सकता है, लेकिन न्याय नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा गया है। कानून बना सकता है न्याय के बारे में, लेकिन कानून को लागू नहीं कर सकता है, न्याय नहीं कर सकता है।
फिलहाल इसको अर्ध न्यायिक बॉडी बोला गया है वित्त आयोग को, तो ये बात आप याद रखना। अब इसकी संरचना के बारे में देखेंगे, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी योग्यता क्या है, ये कार्य क्या करता है, अपनी रिपोर्ट कहाँ देता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही स्लाइड में इसको देख लेंगे। और देखिए मैं इसको कैसे आपको समझाता हूँ। देखिए इसकी संरचना में क्या है, एक अध्यक्ष होता है इसका, और 4 इसके क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। और जो इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका भी कोई ना कोई तो प्रथम अध्यक्ष रहा ही होगा, वो तो सर सबका ही होता है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी साहब थे, और ये 1952 से 57 तक रहे थे, क्योंकि इसका गठन 1951 में हुआ था, और जो केसी नियोगी इसके अध्यक्ष बने थे वो 1952 में बने थे। और जब वो अध्यक्ष इसके बने थे तो 5 साल तक उनको रहना पड़ा था। 1951-52 में बने होंगे तो वो 5 साल तक रहा था, 57 तक वो रहते हैं केसी नियोगी। तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष आपके कौन थे, तो केसी नियोगी जी थे। और अगर वर्तमान की बात करें तो 15वें आपके हैं, और वो आपके एन.के. सिंह हैं। फिलहाल तो आप इसको करंट अफेयर वाला जो भी है वो आप चेक कर लेना कि क्या है। फिलहाल मुझे जहाँ तक पता है 15वें आपके एन.के. सिंह हैं, तो वो ही हैं। अब इसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति तो सर राष्ट्रपति करता है। जो वित्त आयोग है ना सर, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो एक बात और भी बताता है कि इस आयोग की नियुक्ति पुनः भी हो सकती है। मतलब जो व्यक्ति वित्त आयोग के पद पे नियुक्त हो गया है, अध्यक्ष बन गया है, उसकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। मतलब अध्यक्ष बन गया है या सदस्य बन गया है, क्या अध्यक्ष और सदस्यों की पुनः नियुक्ति भी हो सकती है? तो सर बिल्कुल हो सकती है, पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। अब यहाँ पे इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग कार्य करते हैं। जो वित्त आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा भी सकता है। अब इनकी योग्यताएं यहाँ पे देख लीजिए। मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिख दी ताकि एक ही पेज में ये सारा डाटा आ जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा झंझट करने की कोशिश नहीं की। अब जो इनकी योग्यताएं हैं, देखिए ये जो ऊपर लिखा है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष की योग्यता क्या है, सार्वजनिक मामलों में निपुण हो। जो पब्लिक आपके क्या होते हैं, अफेयर वाले मामले होते हैं, उनमें वो एकदम से निपुण होना चाहिए। ये व्यक्ति वित्त आयोग का बिल्कुल निपुण होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो उसको उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान जो योग्यताएं लगती हैं वो योग्यता होनी चाहिए। या फिर वित्त एवं लेखाओं का बहुत अच्छा ज्ञान उसको होना चाहिए। या फिर प्रशासन व वित्तीय मामलों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासन का, वित्तीय मामलों का, कौन से क्या, कैसे क्या, फाइनेंस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसको फाइनेंस की मतलब जानकारी होनी चाहिए। या फिर अर्थशास्त्र का बड़ा ही अच्छा वो विशेषज्ञ हो, ज्ञाता हो, अच्छे से उसे अर्थशास्त्र की जानकारी पता हो। जैसे कि आपने सुना होगा 1991-92 में आपके जो पीएम कौन थे आपके, क्या बोलता हूँ मैं उनको, मनमोहन सिंह। वो उस टाइम पे क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे शायद, फाइनेंस मिनिस्टर ही थे शायद, हाँ फाइनेंस मिनिस्टर ही थे। उनको बड़ा ही अच्छा शास्त्र का ज्ञान था, तो वो मिनिस्टर थे। यहाँ पे फिलहाल तो आयोग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बात वो है कि आयोग के मतलब बहुत अच्छे आपके क्या हैं, वो ये इन चीज़ों को जानते होना चाहिए। और अध्यक्ष को क्या है, वो इन चीज़ों को तो जानता ही होगा जब वो अध्यक्ष बनेगा, और उसको सार्वजनिक मामलों में निपुण भी होना चाहिए। तो ये इसके क्या हैं, योग्यताएँ हैं। बड़े स्पष्ट बात मैंने लिख के लाया हूँ, ज़्यादा लोग जोक नहीं की है। कार्य इसके देख लीजिए, कार्य क्या है, बहुत सिंपल से कार्य हैं। ये संघ और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। केंद्र और जो स्टेट है ना, जो यूनियन और स्टेट्स हैं हमारे, उनके बीच में जो कर जो आय होती है उन करों का बंटवारा किया जाता है। मतलब उनको क्या है, आय जो भी होती है तो वो राज्यों और केंद्रों में दोनों ही जगह बांट दी जाती है, और वो वित्त आयोग के जरिए ही बांटी जाती है। किसको कितना चाहिए, शुद्ध बंटवारा किया जाता है, एकदम प्योर जिसको बोलते हैं, वो बंटवारा होता है। और भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान भी दिलवाने का काम यही करता है वित्त आयोग, क्योंकि राज्यों की उतनी आमदनी तो होती नहीं है, किसी किसी स्टेट की होती भी है, किसी किसी स्टेट की नहीं भी होती है। तो क्या होता है, भारत की संचित निधि से
वित्त आयोग क्या करता है, ये राज्यों को अनुदान भी दिलवाने की बात करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों की जांच कौन करेगा, जांच करेगा कैग, इनकी सबकी जांच करेगा कैग। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है। अब राज्य वित्त आयोग जो कि संचित निधि से, देखिए राज्यों का भी अपना एक वित्त आयोग होता है, तो राज्य वित्त आयोग अपनी संचित निधि से क्या करेंगे, वो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को जो अनुदान देते हैं, जो पैसा देते हैं, जो फंड देते हैं, उनके लिए वित्त आयोग क्या करेगा, तो ये वित्त आयोग मतलब उसके लिए राज्य का वित्त आयोग कार्य करेगा, लेकिन वो होगा तो वित्त आयोग ही, तो उनके लिए राज्य का वित्त आयोग कार्य करेगा, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को अनुदान की बात करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति क्या है, ये संसद के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत करवाएगा। तो आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट, पूरे साल भर जो भी काम हुआ, जो भी जहाँ पे करों का बंटवारा हुआ, संचित निधि से अनुदान हुआ, जो भी इसने किया है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। अब वित्त आयोग के बारे में एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, वित्त आयोग संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। मतलब सर क्या हुआ, ये संवैधानिक तो है क्योंकि संविधान में इसका जिक्र मिलता है। क्या है, ये संवैधानिक तो है, संविधान में इसका क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। यहाँ पे ये सही से लिखा नहीं है संवैधानिक, फिलहाल मैं इसको सही से लिख दूंगा, संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, लेकिन सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब ये सरकार को कोई भी एडवाइस दे सकता है, लेकिन सरकार इसकी एडवाइस को माने ऐसा सरकार के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जो भी आयोग हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे भी 2-3 आयोग और बचे हुए हैं तो उनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक साथ पैरेलल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, एक तरफ मैंने लिखा है अनुसूचित जाति आयोग, जिसको हम एससी कमीशन बोलेंगे। दूसरा हमने क्या लिखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आयोग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, अनुसूचित जनजाति आयोग होना चाहिए था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है ये, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। थोड़ा सा टाइपिंग में नहीं याद रहा है तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही सही से लिखा है, यहाँ पर भी सही सही से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में तो आ ही रहा है क्या लिखा है। इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और इधर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। दोनों ही आपके क्या है, पार्ट 16 में दिए गए हैं, भाग 16 में। दोनों ही का आर्टिकल, इसका आर्टिकल 338 है और इसका आर्टिकल 338A है। मतलब सिंपल सी बात है, सीधा सा एक को याद कर लो, दूसरे में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। क्या है, इधर 338 है तो उधर 338A है। ये इसका लोगो है और ये इसका लोगो है। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात। आगे बढ़ते हैं, इनके परिचय के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो इधर चल रहा है उसके पैरेलल में ये क्या चल रहा है, इधर अगर एससी चल रहा है तो इधर आपका एसटी चल रहा है, तो ये पैरेलल में चल रहा है। और ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ने के लिए बड़ा ही एक बेहतरीन मतलब मुझे लगा कि इस तरह से अगर मैं लिख के ले जाता हूँ आपके लिए तो बहुत अच्छा से रहेगा। परिचय देखिए इसका, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। क्या है इसके परिचय में, स्थापना इसकी 19 फरवरी 2004 में 89वें संविधान संशोधन से हुई है। देखिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है, 2004 में होती है, 19 फरवरी को। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था, तो 89वें संविधान संशोधन 2003 में इसको क्या है, ये जो संविधान संशोधन हुआ था 89वां 2003 में, उसके जरिए इसको जोड़ा गया था। सेम बात इसके लिए भी है। इसकी क्या है प्रकृति, ये भी संवैधानिक है क्योंकि अनुच्छेद 338 में जिक्र मिलता है और इसका अनुच्छेद 338A में जिक्र मिलता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है सर, इसका भी दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके कौन हैं, ये आपके वर्तमान अध्यक्ष नहीं हैं। वर्तमान यहाँ पे मुझे गलत लिख दिया है, यहाँ पे लिखना था मुझे, यहाँ मतलब ये तो अध्यक्ष ही हैं, हाँ अध्यक्ष की बात कर रहा है। ये वर्तमान अध्यक्ष आपके क्या हैं, राम शंकर कठेरिया हैं। और इसके वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं
वो एल.एन. मुरुगन है। क्या है? एल.एन. मुरुगन इसके क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष आपके कौन है? राम शंकर कठेरिया। मैं समझा था कि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि प्रथम अध्यक्ष और क्या इधर के बाद के अध्यक्ष। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो राम शंकर कठेरिया हैं और उपाध्यक्ष आपके एल.एन. मुरुगन है। इधर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मुझे मिला नहीं कौन इसका क्या है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, ज़्यादा सर्च भी मैंने किया नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो बड़ी डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे जो मंत्रालय है ना वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है। यहाँ पे जो माँ और बिंदी लगी हुई है इसका मतलब है मंत्रालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। लेकिन यहाँ पे जो मंत्रालय है वो जनजाति कल्याण मंत्रालय है। तो ये आपको याद रखना है, मंत्रालय में थोड़ा डिफरेंट है। बाकी आपकी स्थापना सारी चीज़ें एक जैसी हैं, आर्टिकल एक जैसे हैं। वहाँ पे 38 है तो वहाँ पे 38 है। अब आयोग का गठन और संरचना, आयोग का गठन, संरचना व उसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। सेम टू सेम बात इधर है, बिल्कुल वैसी ही बात है। देखिए कैसे करेंगे। इसका जो गठन है ना, इसकी जो गठन और संरचना है ना सर, वो आपकी क्या गठन, तो जैसे कि मैं स्थापना की बात करूं तो 2004 में इसका गठन हो गया। लेकिन गठन किस तरह से होता है, संरचना क्या रहती है, उसमें कौन कौन अध्यक्ष हैं, कौन सदस्य हैं, कौन उपाध्यक्ष हैं। तो एक आपका क्या है अध्यक्ष है, एक आपका क्या है उपाध्यक्ष है और 3 आपके क्या हैं अन्य सदस्य हैं। एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 उसके क्या हैं अन्य सदस्य आपके होते हैं। तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। और बिल्कुल सेम बात आपकी यहाँ पर भी है, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 अन्य सदस्य हैं। सर बिल्कुल पैरेलल वैसा ही आपने कि क्या, ऐसा तो नहीं आपने कोई मिस्टेक कर दी है, बिल्कुल सेम टू सेम बता दे रहे हैं। नहीं, मिस्टेक नहीं की है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही लेके आया हूँ। इसकी भी नियुक्ति और सेवा शर्तें राष्ट्रपति ही तय करता है, मतलब इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इसका कब तक क्या रहेगा, कितनी की सैलरी रहेगी, क्या रहेगा नहीं रहेगा, सब राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और इधर भी वही बात है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। यहाँ पे सभी का कार्यकाल क्या है 3 वर्ष होता है, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, सदस्य हो, सबका कार्यकाल 3 वर्ष। और एक व्यक्ति 2 बार से अधिक कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता। मतलब अगर एक व्यक्ति अध्यक्ष बन गया है तो वो 1 बार और अध्यक्ष बन सकता है, 2 से ज़्यादा बार नहीं हो सकता है। या कोई 2 बार सदस्य बन चुका है तो वो 2 बार से ज़्यादा सदस्य नहीं बन सकता है। वो दोनों जगह एक ही बात लागू होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके कार्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। तो एससी आयोग है उसके कार्य देख लेते हैं और इधर एसटी के कार्य देख लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम कार्य आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, ये संविधान में संरक्षण की बात करता है। मतलब जो एससी आपकी कम्युनिटी है, जो एससी जनजाति मतलब जाति है, उसके संविधान की संरक्षण की बात, मतलब संविधान उसके संरक्षण की बात करता है ना, तो ये आयोग के जरिए ही करता है। मतलब आयोग का जो अध्यक्ष है वो उनके हित की बात करेगा, उनको संविधान के द्वारा संरक्षण दिलवाएगा और सभी मामलों में उनका निरीक्षण करेगा कि या क्या इनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट में सही हो रहा है। अधीक्षण भी करेगा, उनका क्रियान्वयन भी करेगा, समीक्षा भी करेगा, जो भी कार्य उनके लिए किए जाएंगे, उनके हित की जो भी बातें की जाएंगी उनकी समीक्षा करेगा। और अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन ना होने देना और उनके हितों की रक्षा करना, ये सारे काम आपके एससी आयोग के होते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक विकास, हितों का संवैधानिक संरक्षण करना, मतलब वो लोग अपना समाज में विकास कर पाएँ, समाज में अपना आर्थिक विकास कर पाएँ। तो इन सारे हितों की आपकी जो रक्षा करता है संविधान के द्वारा होती है। लेकिन वो आयोग का कार्य होता है क्योंकि आज संविधान में इस आयोग को जिम्मा दिया गया है, इनके कार्यों की, इनके सामाजिक उत्थान पथ सारी चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई है। और बिल्कुल सेम बात आपकी यहाँ पर बोली गई है, तो मुझे दोहराने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। बस यहाँ पे अनुसूचित जातियों के बारे में वही बात बोली गई है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। एक को मैं बता दूं तो दूसरे को आप ऐसे ही समझ लेना। किसी जाति और अनुसूचित जाति, मतलब किसी जाति को अनुसूचित जाति में डालने की सिफारिश कौन करता है, ये एससी आयोग ही करता है। मतलब कौन सी जाति एससी में आएगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो एससी आयोग करेगा। और बिल्कुल यहाँ पर भी वही बात है, किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में अगर डालना है, यहाँ पे जनजाति नहीं लिखा है लेकिन आप समझना है यहाँ पे जनजाति की ही बात हो रही है। थोड़ा बहुत
हो जाता है टाइपिंग में कभी कभार, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में डालने की सिफारिश कौन करेगा? यही SC/ST का आयोग करेगा। यहाँ पे संघ राज्य कोई कानून बनाते समय आयोग से परामर्श जरूर लेगा। मतलब सर क्या है, जैसे कि SC कमीशन है, तो SC कैटेगरी के लिए जब भी संघ सरकार या राज्य सरकार कोई कमीशन मतलब कोई भी कानून बनाएंगे ये लोग, तब ये आयोग से परामर्श लेंगे। SC कमीशन से आपका क्या लेंगे? परामर्श लेंगे अनुसूचित जाति आयोग से, तब जाके कानून बनाएंगे और वो देखेंगे कि ये कानून इनके हित में है या नहीं है। ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर भी सेम बात की गई है, वही बिल्कुल सेम टू सेम बात उतार दी है मैंने। आयोग की रिपोर्ट, अब ये हर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, क्योंकि कार्य तो करता ही होगा, कार्य होगा तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार होगी, और रिपोर्ट तैयार होगी तो राष्ट्रपति क्या बोलेगा? वो जो आयोग है वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा, और राष्ट्रपति संसद में वो उस रिपोर्ट को डालेगा मतलब उसको संसद के दोनों सदनों के सामने रखनी पड़ेगी। अगर वो अपने राज्यपाल को वो रिपोर्ट देता है तो राज्यपाल उसको विधानमंडल में वो रिपोर्ट देगा। ऐसे इधर वही बात सेम टू सेम कही गई है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे देखिए, आगे इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या पॉइंट है सर। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है। आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, मतलब चाहे वो ST का हो चाहे ST का हो, दोनों के बारे में बात सेम टू सेम है। ST का हो चाहे ST का हो, आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो किस स्तर का होता है? कैबिनेट का जो मंत्री होता है ना, उसके स्तर का आपका क्या होता है? वो अक्सर क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय राज्य सचिव, केंद्रीय राज्य मंत्री के समान होता है। और जो आयोग के सदस्य होते हैं वो भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं, सेक्रेटरी के समान होते हैं, मतलब बहुत अच्छे खासे पद होते हैं। मतलब इनकी एक बेहतरीन वैल्यू होती है अपने आयोग के भी स्तर पर। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु संवैधानिक प्रावधान, मतलब सर अभी सर क्या पढ़ा रहे थे सर? वो तो हम पढ़ा रहे थे उन कमीशंस के बारे में पढ़ा रहे थे, उस कमीशंस की आपको जानकारी दे रहे थे कि 338 में है SC और 338A में आपका है ST। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे संविधान में और भी आर्टिकल हैं जिनमें जानकारी दी गई है। और वो आर्टिकल क्या हैं? कुछ तो आपके संवैधानिक हैं मतलब प्रावधान, और कुछ आपके वैधानिक प्रावधान हैं जिसको स्टेटरी बोला जाता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15, जो शैक्षणिक आरक्षण के लिए भी बात करता है, जिसमें आपको देखा गया होगा आरक्षण की बात की जाती है तो उसमें आपकी शैक्षणिक आरक्षण की बात की गई है। जैसे कि आर्टिकल 14 में आपके क्या बोला गया है? आपको समानता का अधिकार दिया गया है। और इसमें आपका क्या है? SC/ST के बारे में 15वें में आपको बोला गया है, वैसे तो बोला गया है कि लिंग वगैरह के किसी भी मामले में क्या है जो है वो भेदभाव नहीं होगा, ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन आर्टिकल 15 एजुकेशन को लेके, एजुकेशन आरक्षण को लेके इसमें बात करता है कि शैक्षणिक मामलों में इनको क्या मिलेगी, थोड़ी बहुत क्या मिलेगी, एक तरीके से इनको प्रावधान दिया गया है, इनको आरक्षण मिलेगा। ऐसे ही आर्टिकल 16 में भी बोला गया इनको लोक नियोजन के में। आप देखिए ना, कोई भी फॉर्म आता है तो इनके लिए फीस कम होती है, इनको मार्क्स भी कम लाने पड़ते हैं। तो ये सब क्या है? इनके लिए आरक्षण ही तो हैं, चाहे फिर वो एजुकेशन सेक्टर में हो चाहे वो लोक नियोजन में हो, कुछ भी हो। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो ये बात भी क्या है? पब्लिक सर्विस में और एंड ऑफ अनटचबिलिटी, ये सारी बातें क्या है? इनके लिए ही तो बात की गई है, इन्हीं के हितों की तो बात की गई है। और आपने सुना होगा आर्टिकल 330 के बारे में, तो आप जानते ही होंगे, जिसमें लोकसभा में SC/ST के बारे में क्या दिया गया? आरक्षण की बात की गई है। किसके बारे में? SC और ST दोनों के आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 332 में क्या कहा गया है? राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण, जैसे कि वहाँ पे लोकसभा में यहाँ पे 330 में है, यहाँ पे क्या है? राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण की बात की गई है 332 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो वैधानिक कुछ मतलब अधिनियम बनाए गए थे उनमें भी इनके लिए बात की गई थी। जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1995 में, एक
मतलब एक अधिनियम बनाया गया था 1995 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए, तो उसमें भी इनके हितों की बात की गई थी। ऐसे ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक अधिनियम बना है जो कि 1989 में बना है, उसमें भी इनके हितों की बात की गई है। परंपरागत वन निवास अधिनियम, क्योंकि जो आपकी एसटी जो होती हैं ना, जनजातियां होती हैं ना, वो वनों में ही रहती हैं, तो वनों के लिए एक अधिनियम आया था 2006 में, तो ये भी क्या उनके लिए कुछ प्रावधान की बात करता है। एक पैसा एक्ट आया था 1996 में, और इसमें भी यही बातें की गई थी। मतलब ये सारे आपको क्या है याद रखने हैं कि किसमें मतलब इनके प्रावधान की बात की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा आज का आखिरी जो आपका क्या बचा हुआ है, कमीशन बचा हुआ है, और इसके बाद ये जो कमीशन वाली क्लास मतलब जो संवैधानिक कमीशन है उनकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कुछ जो बचे हुए हैं उनको हम पढ़ाएंगे, और उनको भी अच्छे से पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हमको पढ़ना है। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हमको पढ़ना है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी भी जानकारी आपको पार्ट 16 से मिल जाएगी, यानी कि भाग 16 में मिलेगी। और इसका भी आर्टिकल आपको 338 ही है, लेकिन ये 338 भी है। तो आपका एससी हुआ वो 338 में है, एसटी 338 ए में है, और ओबीसी आपका 338 बी में है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इसको आप याद रखिएगा, ये इसकी क्या है, एनसीबीसी इसकी क्या है फुल फॉर्म, इसकी आप याद रखना। और अनुच्छेद 340 में इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि और परिचय को अगर देखें तो बात मिलती है। अनुच्छेद 340 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के बारे में एक उल्लेख मिलता है। मतलब आर्टिकल 340 जो है ना, उसमें राष्ट्रपति जी कहते हैं कि सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके बारे में बात करता है, उनकी दशाओं के बारे में जांच की बात करते हैं। तो ये भी ओबीसी की ही बात हो रही है। अब इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं तो पढ़ते हैं कि 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। देखिए अभी तक ये बिल्कुल उस लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, लेकिन प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था काका कालेलकर की अध्यक्षता में। तो वो कब हुआ था, 1953 में। फिर 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। कब होता है, 1979 में। किसकी अध्यक्षता में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। इसीलिए आपने एक चीज़ सुनी होगी, जो ओबीसी कमीशन है वो मंडल आयोग की सिफारिश पे बना था। क्या है, किसकी सिफारिश पे बना था, मंडल आयोग की सिफारिश पे। और ये बात मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि मंडल आयोग की सिफारिश पे बना था, लेकिन वो कौन व्यक्ति थे जिनके उसके आधार पे बना था वो भी बात करूँगा। लेकिन यहाँ से जो बात निकल के आती है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, 1980 में इसमें क्या कहा गया था, 27% आरक्षण की बात की गई थी, जो कि 1990 में लागू भी हुआ था। आपने सुना होगा ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो 27% आरक्षण मिलता है। अब वो लिखा है, मिलता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको 27% आरक्षण की बात की गई है, और ये 1980 में बात की गई थी। कब, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता के बाद की बात है ये। फिर क्या हुआ, इसमें 1992 में इंदिरा साहनी मंडल केस आया, इंदिरा साहनी मंडल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाइए भैया, एक पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाइए, बनाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उस समय जो जज थे वो इंदिरा साहनी मंडल केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इंदिरा साहनी मंडल ने मतलब इसकी सिफारिश की थी, इसीलिए इसको मंडल आयोग की कमीशन पे बोला जाता है, मंडल आयोग की सिफारिश पे बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनकी भैया सिफारिश मान लीजिए और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कीजिए। 1992 में ऐसा बोला गया। तभी हुआ क्या, अच्छा फिर हुआ ये कि स्थापना इसकी 14 अगस्त 1993 को कर दी गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 अधिनियम के द्वारा गठित कर दिया गया। क्या है, 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993
गठित हो गया। और संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला? इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला वो अगस्त 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। कब? 102वें संविधान संशोधन जो कि 123वां विधेयक आया था, उसमें इसको आर्टिकल में डाल दिया गया, 338 बी आर्टिकल में रखा गया, यानी इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो ये भी हमारा एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक आयोग है। इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसका जो मंत्रालय है वो सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्रालय। देखिए मंत्रालय सबको आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताए हैं, जैसे कि एसटी का हमने बताया, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जो मंत्रालय है उसका हमने जनजाति कल्याण मंत्रालय बताया, जनजाति न्याय कल्याण मंत्रालय बताया। और इसका क्या है? सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालय इसका है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 338 बी जो है ना वो क्या कहता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो है ही है। अब चाहे मैंने ये यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि मुझे इसी तरह से ये मिल गए तो मैंने इसको लिख दिया। वैसे आप सीधा आप याद कर लीजिए, 338 की बात है और 338 में ही सारी बातें की गई हैं। क्या है? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन 338 में बात की गई है। इसकी संरचना की बात की गई है। संरचना में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 इसके क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर वो आर्यन प्रसाद थे। कौन थे? आर्यन प्रसाद, जो कि 1993 में बने थे। और जो वर्तमान आपके अध्यक्ष हैं वो भगवान लाल साहनी इसके क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष आपके हैं। और जो उपाध्यक्ष है मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है, इसका मुझे मिला नहीं तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। सदस्यों के बारे में मैंने लिखा नहीं। अब इनकी सेवा शर्तों के बारे में देख लीजिए। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी सेवा शर्तें डिसाइड होती हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। और वेतन जो इनको मिलता है वो सचिव के स्तर का मिलता है सर। सचिव सर वही भारत राज्य का जो सचिव होता है ना उसके स्तर का इसको वेतन मिलता है। और इसकी जो पदावधि होती है ना सर वो भी 3 वर्ष तक ही होती है। और ये तीनों कमीशन SC ST OBC इनकी सबकी पदावधि 3 वर्ष तक है। 2 बार से अधिक नहीं बन सकते हैं ये। और नियुक्ति इनके अध्यक्ष हों चाहे कुछ भी हों, उनकी नियुक्ति सबकी कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। सभी लोगों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 338 में बी में और क्या कहा गया है? आयोग के कार्यों की बात की गई है। आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? आयोग रिपोर्ट अपनी वही केंद्र में तो संसद के पास राष्ट्रपति के द्वारा भिजवाएगा और राज्य में विधानमंडल में राज्य के द्वारा भिजवाएगा, मतलब राज्यपाल के द्वारा भिजवाएगा। विधानसभा में या विधानमंडल में, यहाँ पे विधानसभा लिखा है, विधान सब लिख गया है, मतलब थोड़ा बहुत चल जाता है तो इसको मैं सही कर दूंगा। फिलहाल विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा, चाहे विधानमंडल आप मान लें चाहे विधानसभा मान लें। और 338 का ही एक आपका क्या है? 6 आपका जो बी है, आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। क्या है? आयोग के पास क्या है? सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। फिलहाल तो इसकी कुछ पावर्स हैं जो कि मैंने इसमें लिखी नहीं हैं, लेकिन आप इसमें मान लीजिए इसके जो कार्य हैं वो सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही कार्य हैं जैसे कि ST ST कमीशन के हैं। वो भी अपने जो कम्युनिटी के लोगों के संवैधानिक संरक्षण की बात करते हैं, ये भी अपने संवैधानिक संरक्षण की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ये भी बात करते हैं कि हम जो पिछड़ा वर्ग आयोग को है उसकी सारी क्या है? संवैधानिक सुरक्षा उसको देंगे, संविधान में उसके संरक्षण की बात करेंगे, उसके सामाजिक हितों की बात करेंगे, उसके अहित नहीं होने देंगे, ऐसी सारी बातें करते हैं। और ये इसके कार्य भी हो जाते हैं। फिलहाल मैं इसके कार्यों को ऐड कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा, लेकिन मैंने इसको पढ़ा दिया है, अब तो पढ़ा दिया है। 2-3 लाइनें इसके कार्यों के बारे में मैं वो ऐड कर दूंगा। तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो आपकी यहीं तक रहने वाली है। और अगर आपको क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। और क्लास कैसी लगी है ये कमेंट करके हमको बताएं। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो क्लास पे भैया कमेंट ज़रूर करें कि आप कैसा लगता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। और क्लास जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों बाद मिल पाती है, तो मैं खुद भी अपनी एक तैयारी कर रहा हूँ और मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है और कंटेंट बहुत
बहुत सुपर दुपर बनाना पड़ता है, तो धुआं निकल जाता है कंटेंट बनाते बनाते। और एकदम से मतलब कुछ पूछो ही मत क्या हालत हो जाती है ऐसा कंटेंट बनाने में। तो फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।